नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रेम एक एहसास। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वेट 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 शब्द सुरीली आवाज़ में सुन करके लिफ्ट संचालक का हाथ स्वतः स्टॉप बटन पर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे के सामने बदहवास झेंपती हुई एक बेहद खूबसूरत 21-22 साल की लड़की भागती हुई आई। सकुचाते हुए सॉरी बोल करके सब की तरफ पीठ करके लिफ्ट में खड़ी हो गई। चार जोड़ी आंखें उसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार के अपने ख्यालों में खो गई, लेकिन देवांश कपूर की निगाहें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। बगल में खड़ा देवांश उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देख चुका था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में साफ दिख रहा था। सांचे में ढली देह, बारीकी से तरासे हुए नयन, गौर वर्ण और सुनहरे बाल, ऊपर से नीचे तक सुंदरता की प्रतिमा। 30 वर्षीय देवांश ने केवल इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि आज तक किसी कन्या पर उसकी निगाहें कुछ पल से अधिक ठहरती ही नहीं थी। शहर का सबसे धनी कुंवारा था, रिश्तों के अंबार लगे थे, लेकिन वह अपने मन का मालिक था। तभी लिफ्ट संचालक ने पूछा, कौन से फ्लोर पर जाना है आपको मैडम? लड़की ने कहा, 8वें फ्लोर पर। देवांश चौंका। 8वें फ्लोर पर उसका ऑफिस था। पूरा फ्लोर उसकी कंपनी ले रखा था। बहुत बड़ी फर्म थी जो उसके पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब वह उसका सीईओ था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को उसके ऑफिस में क्या काम था। इस समय तो नौकरी का इश्तिहार भी नहीं दे रखा था। तभी 8वीं मंजिल आ गई और लड़की लहराती हुई बाहर चली गई। वह भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और लड़की बिना रोक टोक के अंदर जा रही थी। उसे लगा जैसे सब इस लड़की को जानते थे। कोई कोई तो उसे देख करके मुस्कुरा भी देता था, शायद आगे बढ़ करके बात भी करते, लेकिन उसको पीछे आता देख करके सब काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे थे। वह जानता था उसके कठोर स्वभाव के कारण कोई ऑफिस में उसे पसंद नहीं करता। उसे परवाह नहीं थी, उसे उनके काम से मतलब था। काम में जरा सी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसे जीवन में जो चाहिए वह प्राप्त करना उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर उसे किसी भी भावनाओं और परेशानी से कोई मतलब नहीं था। पैसे कमाने का उसे जुनून था और इस जुनून को पूरा करने के लिए वह अपने कर्मचारियों से कस करके काम लेता। देवांश ने जब लड़की को जवाहर भट्ट के केबिन के अंदर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया, भला इस लड़की को जवाहर से क्या काम हो सकता है। तुरंत अपने कमरे में जा करके उसने जवाहर के कमरे का कैमरा चालू कर दिया। अपने ऑफिस में हर केबिन और हर हाल में कैमरे लगा रखे थे। कहीं भी हो रही कोई गतिविधि और बातचीत वह आराम से सुन सकता था। उसे हर स्थिति में अपना संपूर्ण नियंत्रण रखना अच्छा लगता था। कमरे में आते ही वह लड़की जवाहर को देख करके मुस्कुराते हुए बोली, डैड मुझे एक साड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन की शादी है। हम सब फ्रेंड ने डिसाइड किया है साड़ी पहनेंगे उस दिन। प्लीज 3000 रुपये दे दीजिए। जवाहर की आंखों में वात्सल्य टपक रहा था। वह बड़े प्रेम से बोला, पर बेटा कल रात बात हुई तो थी, तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहन लोगी। वह तुनक करके बोली, डैड मॉम की साड़ी मैंने देखी है, ऐसी कोई नहीं है जो मेरे लायक हो, सब बड़ी उम्र की औरतों के लिए है। जवाहर हंसते हुए बोला, ठीक है, कितने दूं? 2000। वह मुंह फुला करके बोली, डैड मैचिंग सैंडल और ईयर रिंग भी तो लूंगी। जवाहर जेब से पैसे निकालते हुए बोला, ठीक है 3000 ले लो। अब तो खुश हो करके दिखा दो मेरी बिटिया रानी। लड़की हंसते हुए कुर्सी पर बैठे जवाहर को पीछे से गले लगते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो डैड, बाय, और चली गई। देवांश को जवाहर की उम्र अधिक लगती थी। उसकी इतनी कम उम्र की बेटी है यह जान करके उसे आश्चर्य हुआ। वह कई बार उससे इस्तीफा मांगने के बारे में सोच चुका था। जवाहर के काम से वह संतुष्ट नहीं था, उसे अनुभव था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वह नौजवानों जितना काम नहीं कर पाता था।
देवांश के दिमाग में खलबली मची थी। तो यह लड़की जवाहर की बेटी है। उसके ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी की उसके पिता ने 10 कर्मचारियों के साथ यह कंपनी आरंभ की थी। उनमें से जवाहर ही बचा था जिसे वह शीघ्र निकालने की सोच रहा था। पुराना होने के कारण उनकी तनख्वाह भी अधिक थी और उसे एक केबिन भी मिला हुआ था। जवाहर को निकालने की बात वह बाद में सोच लेगा। उसे उसकी बेटी से हर हाल में शादी करनी थी। उस लड़की का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके दिमाग पर छा गया था। उसने जवाहर को इंटरकॉल किया, तुरंत आओ ऑफिस में। जवाहर को जब भी देवांश बुलाता था उसका दिल बैठ जाता था। वह समझता था देवांश उसे निकालना चाहता है और कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वह बेटी की शादी तक नौकरी करना चाहता था। उसकी और उसकी पत्नी राधिका की सेहत के कारण उसका बहुत खर्चा हो जाता था। किसी तरह काम चल रहा था। मजबूरी ना रही होती तो वह स्वयं कब का नौकरी छोड़ देता। उसको देवांश वैसे भी पसंद नहीं करता था। बचपन में जब पिता के साथ दिवाली पूजा करने आता था तब वह उसे गोद में ले करके बहुत प्यार करता था। बहुत भोला था। तब माँ की मृत्यु के बाद ना जाने कैसा बददिमाग सा हो गया है। अचानक कंपनी संभालनी पड़ी थी। मेहनती इतना कि कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन कर्मचारियों से बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों का लिहाज नहीं, सबको आखिरी नाम से बुलाता, आदेश देता। किसी से कोई गलती हो जाती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जवाहर को बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ना जाने क्यों बुला रहा है। जवाहर जब देवांश के कमरे में पहुंचा तो पहली बार उसने देवांश को कुर्सी पर आराम से बैठे कुछ सोचते हुए देखा। हमेशा वह किसी न किसी फाइल में या फोन में व्यस्त होता था। उसको देखते ही देवांश ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठो कहा। जवाहर सिर झुकाए बैठ गया, इस इंतजार में कि ना जाने कौन सा बम उसके सिर पर फूटने वाला है। देवांश एक सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो लड़की आपके कमरे में आई थी वह कौन थी? जवाहर घबरा गया। उसकी बेटी ने क्या कर दिया और देवांश को उससे क्या मतलब है? वह धीरे से बोला, सर वह मेरी बेटी रूपाली थी, कुछ गलती हो गई क्या उससे? देवांश उसके प्रश्न का जवाब दिए बिना बोला, क्या करती है वह? जवाहर को समझ नहीं आ रहा था देवांश को उसकी बेटी से क्या काम है। वह बोला, जी उसने अभी बीकॉम के आखिरी साल के पेपर दिए हैं और आगे पढ़ने की सोच रही है। देवांश की नज़र अब उस पर गड़ी हुई थी। सिगरेट उसने बुझा दी थी और कड़क आवाज में बोला, मैं आपकी बेटी से अगले महीने शादी करूंगा। जवाहर हतप्रभ सा देवांश को देखता रह गया। देवांश आगे बोल रहा था, घर में बात कर लेना, कल आकर के रोके की रस्म करूंगा। जवाहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी और रूपाली की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। वह अभी बच्ची है, आगे पढ़ना चाहती है। फिर हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत आपके बराबर कहाँ है? देवांश की आंखों में कठोरता देख करके जवाहर कांप गया। देवांश कह रहा था, यह सब मुझे मालूम है, तुम बस कल की तैयारी करो। जवाहर बोझिल कदमों से अपने कमरे में लौट आया। वह कैसे रूपाली से इस रिश्ते की बात करेगा? उसकी मासूम बच्ची अभी शादी के लिए तैयार कहाँ थी? जवाहर की शादी के 10-12 साल बाद हुई थी रूपाली। कितनी मिन्नतों के बाद प्राप्त किया था उसे। जब जवाहर ने पहली बार देखा तो दंग रह गया था। फूल सी कोमल और बेहिसाब सुंदर कन्या, दोनों पति पत्नी को जैसे जीता जागता खिलौना मिल गया। स्वयं फटे हाल में रह लेते लेकिन बच्ची पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते। दोनों उसे निहारते रहते, लाड में कोई कमी नहीं छोड़ते। देवांश की बात सुन करके उसका मन भारी हो गया। उसके बाद उससे कोई काम ही नहीं हुआ। घर पहुंच करके उसने राधिका को जब यह बात बताई तो वह कुछ पल खामोश रही। फिर खुश होते हुए बोली, यह तो खुशखबरी है, इतना दुखी हो करके क्यों बता रहे हो? जवाहर आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई है? अपनी मासूम सी बच्ची को उस राक्षस के सुपुर्द कैसे कर दें? राधिका सोचते हुए बोली, हम कितनी भी कोशिश कर लें, इतने पैसे वाला परिवार कभी नहीं ढूंढ पाते रूपाली के लिए। सोचिए हमने उसे दिया ही क्या है? उसकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाएंगे। क्या उसका मन नहीं करता होगा ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने का? अपनी सहेलियों की तरह देश विदेश घूमेगी, गाड़ी होगी उसके कदमों के नीचे, इतनी ऐश करेगी। जवाहर दुखी स्वर में बोला, तू समझ नहीं रही है, उस हृदयहीन इंसान के साथ वह कैसे खुश रह सकती है?
कुचल देगा उस नाजुक सी बच्ची को। राधिका पति को समझाते हुए बोली, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है, आप समझते क्यों नहीं हैं? देवांश उससे शादी करने को कह रहा है, अगर वह चाहता तो उससे जबरदस्ती भी कर सकता था। हम दोनों बूढ़े उसका क्या बिगाड़ लेते। जवाहर के सिर में दर्द हो रहा था और वह बहस नहीं करना चाहता था। राधिका की बात भी गलत नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके अपनी नाजों से पली बेटी को कुएं में कैसे धकेल दे। वह एकांत चाहता था। अपने कमरे में जा करके लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे रूपाली की आवाज़ सुनाई दी। बहुत उत्साहित लग रही थी। खरीदारी करके जवाहर की सेहत कैसी भी हो, पुत्री की खुशी का कोई भी मौका वह छोड़ता नहीं था। तुरंत उठ करके बाहर आ गया। रूपाली अपनी खरीद करके लाई हुई वस्तु दिखा रही थी। प्लेन महरून साड़ी, उस पर काला ब्रोकेट का ब्लाउज और ऑक्सीडाइज कान के बड़े बड़े झुमके। जवाहर और राधिका को फैशन की अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जानते थे रूपाली जो भी पहनेगी उस पर सुंदर लगेगा। दोनों उसे उत्साहित देख करके खुश हो रहे थे। सोचा, दिल पर जो बोझ था सुबह बता देंगे, उसका मूड क्यों खराब किया जाए। उनकी परेशानी से बेखबर रूपाली अपनी खरीदारी के अनुभव के बारे में बताती रही। अगले दिन नाश्ता करते हुए जवाहर ने रूपाली से कहा, देवांश कपूर तुमसे शादी करना चाहता है। रूपाली को एकदम से समझ नहीं आया कि पिता किसके बारे में बात कर रहे हैं। वह सोचते हुए बोली, कौन देवांश कपूर, आपका बॉस? जवाहर ने जब हाँ में सिर हिलाया तो आश्चर्य से बोली, वे मुझसे शादी करना चाहते हैं। वे तो मुझे जानते नहीं, देखा तक नहीं है। जवाहर दुखी स्वर में बोला, कल जब तुम वापिस आई थी उसने तुम्हें तब देखा होगा। रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती। आपके बॉस से तो बिल्कुल नहीं, उन्हें जानती तक नहीं। राधिका बीच में बोल पड़ी, सोच ले बिटिया, इतना पैसे वाला परिवार फिर नहीं मिलेगा। खुद आगे बढ़ कर के हाथ मांग रहे हैं। रूपाली माँ की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती। फिर डैड अक्सर कहते हैं वह बहुत बददिमाग इंसान है, पैसे और हैसियत का उसे बहुत घमंड है। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कुंवारे रहना। जवाहर ने राहत की सांस ली और बोला, मैं जानता था कि मेरी बेटी का यही जवाब होगा। मैं अभी देवांश को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। थोड़ी हिचक इसलिए थी कि कहीं रूपाली को बाद में यह ना लगे कि इतने धनवान परिवार से रिश्ता आया था और पिता ने बिना पूछे ही ठुकरा दिया। जवाहर ने फ़ोन मिलाया तो देवांश ने उठाया। उसकी आवाज़ सुनते ही जवाहर कुछ पल के लिए जड़ सा हो गया। फिर अटक अटक करके बोला, सर मैं जवाहर बोल रहा हूँ। वह मैंने अपनी बेटी से बात की है शादी के लिए, उसने इनकार कर दिया है। 2-3 साल और पढ़ना चाहती है। कुछ पल फोन की दूसरी तरफ खामोशी छाई रही, ऐसी कि जवाहर को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत धीमी और जमा देने वाली आवाज़ में देवांश ने कहा, भट्ट, मैंने तुमसे और तुम्हारी बेटी से शादी करने की इजाज़त नहीं मांगी थी। बताया था कि 1 महीने में शादी करनी है। तैयारी कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं आज शाम 6 बजे सुगंधा के साथ आऊँगा। और फ़ोन एकदम से काट दिया। जवाहर ठगा सा खड़ा रह गया। राधिका और रूपाली उसकी तरफ उत्सुकता से देख रही थी। आखिर राधिका बोली, क्या हुआ, फ़ोन कट गया क्या? क्या बोला वह? जवाहर जैसे होश में आया, बोला, कह रहा था कि शादी तो हो करके रहेगी। राधिका आश्चर्य से बोली, यह भी कोई दादागिरी है? अगर लड़की का मन नहीं है तो कैसे शादी होगी? ठीक है, ऑफिस में वह बॉस है, उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में उसकी नहीं चल सकती है। यह हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमें जो निर्णय सही लगेगा हम लेंगे। जवाहर सिर झुकाए बैठा था। धमकी वाली बात कैसे बताए इन दोनों को। वह धीरे से बोला, अब आएगा तो नाश्ता पानी तो लगाना ही होगा। मैं बाजार से जा करके कुछ नाश्ते का सामान ले आऊँगा। रूपाली को पिता थके हुए और परेशान से दिखे। वह तुरंत बोली, आओ भगत तो करनी पड़ेगी, आखिर डैड का बॉस है। आप परेशान मत होइए डैड, बाजार से सामान मैं ले आऊँगी, फिर हम उनसे आराम से कह देंगे कि यह रिश्ता नहीं हो सकता है। रूपाली अपने कमरे में चली गई। जवाहर सोच रहा था कि इतना आसान नहीं है देवांश को इनकार करना जितना कि रूपाली सोच रही है। एक बार उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है उसे पूरे करने में वह एड़ी चोटी का जोर लगा देता है।
किसी भी हद तक जा सकता है। पहले तो देवांश ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब कभी मिलता था सबसे बड़े तमीज से बात करता था। उसकी माँ भी बिल्कुल देवी स्वरूप थी। उसके पिता जगदीश ने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की थी, बहुत मेहनती और निर्मल हृदय के थे। फिर पता नहीं देवांश को क्या हुआ, इतना मगरूर और बेरुखा हो गया। लंबी बीमारी के कारण जब माँ की मृत्यु हुई तो देवांश की स्कूल की शिक्षा ही पूरी हुई थी। बहुत असुरक्षित और अकेला महसूस करने लगा था। जवाहर तब कई बार फाइलें लेकर के जगदीश के घर साइन कराने जाता था। जगदीश पत्नी की लंबी बीमारी के कारण टूट सा गया था, बिल्कुल खामोश रहता था। लेकिन देवांश उपद्रवी सा हो गया था। माँ का जाना वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब उसके सामने खाना आता तो उठा करके फेंक देता। माँ के हाथ का खाना ही चाहिए था उसे। एक दो बार जवाहर ने भी समझाने की कोशिश की थी। कहा माँ बहुत तकलीफ में थी, उनका जाना ही उचित था। तो बिफर उठा, जवाहर को ही बुरा भला कहने लगा। बच्चा जान करके जवाहर ने बुरा नहीं माना, लेकिन समझ गया था देवांश को मानसिक आघात लगा है। इतने दिनों से बीमार थी वह, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी दोनों बाप बेटे ने अलग अलग तरीके से अपने दिल पर लिया उनका जाना। जगदीश ने देवांश का दाखिला कॉलेज में करवा दिया, लेकिन अशांत देवांश की हर रोज किसी न किसी हरकत के कारण जगदीश बहुत परेशान रहता था। अक्सर कॉलेज से शिकायतें आती थी। कभी किसी छात्र को पीट दिया तो कभी किसी से झगड़ा हो गया। एक बार बात पुलिस तक भी पहुंच गई थी। तो जगदीश ने तंग आकर के देवांश का दाखिला दूसरे शहर में करवाने का निर्णय लिया। बहुत दुखी हुआ था जवाहर से, अक्सर अपने मन की बात करता था। बहुत थक गया था। कब तक पुत्र को समझाता और सबसे उसको बचाता। जवाहर ने कहा भी था यह निर्णय सही नहीं रहेगा। उस समय देवांश को अपनों के साथ की आवश्यकता है, लेकिन जगदीश निर्णय ले चुका था। उसे लगता था कि अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी देवांश को संभालने की। उसने पैसे के बल पर बहुत दूर दक्षिण के किसी कॉलेज में जबरदस्ती देवांश को भेज दिया और स्वयं पीने का सहारा ले लिया। फिर जवाहर का जगदीश से व्यक्तिगत संपर्क खत्म सा हो गया। बस ऑफिस के काम के सिलसिले में ही बात करते थे। जवाहर को बहुत दुख होता था, पर इन परिस्थितियों का परिणाम इतना भयंकर रूप से सामने आया। देवांश के अंदर भरी कटुता उसके व्यवहार में दिखाई देती। वह किसी का लिहाज नहीं करता था, बस उसे अपना काम निकलवाना होता था। जवाहर के मन में शुरू से ही इस परिवार से जुड़े होने के कारण लगाव था। उसे दुख भी होता था कि उसकी आंखों के सामने कैसे बिखरता चला गया एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन अपनी इस भावुकता की सजा वह अपनी बेटी को नहीं दे सकता था। रूपाली का विवाह देवांश से करवा करके उसे यह जहर पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह इस नौकरी से इस्तीफा दे देगा। वैसे भी देवांश उसे 1-2 साल में निकालने वाला ही था। स्वयं इस समय छोड़ देगा तो अपनी बच्ची की जिंदगी बिगड़ने से बचा लेगा। सारा दिन बैठा वह यही सोचता रहा। उसने मन में निश्चय कर लिया, शाम को जब देवांश घर आएगा तो वह पहले तो मना कर देगा विवाह के लिए, फिर अपना इस्तीफा भी दे देगा। उधर रूपाली ने माता पिता के सामने बड़े आत्मविश्वास से कह दिया था इनकार कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवांश के बारे में अब तक उसने जो सुना था उसके बाद उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो उसने देवांश को देखा तक नहीं था, ना जाने यह मसला उसकी ज़िंदगी में एकदम से कुकुरमुत्ते की तरह कहाँ से पैदा हो गया। उसने शादी और इश्क जैसे विषय से अपने आप को अभी तक दूर ही रखा था। उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते थे, लेकिन वह सब से बच करके रहती थी। 2-3 साल और पढ़ करके नौकरी करना चाहती थी। अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। इस उम्र में भी अपने माता पिता को इतनी मेहनत करते देख उसका मन रोता था। माँ हर समय घर के काम में लगी रहती थी। रूपाली जितना हो सकता था दोनों का बोझ कम करने की कोशिश करती थी। दोनों की सेहत की उसे बहुत चिंता रहती थी। वह जानती थी कि दोनों उसको देख देख करके खुश होते हैं। स्वयं के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहते, लेकिन उसे सजाने में उन्हें आनंद आता है। कई बार केवल उनका दिल रखने के लिए वह खरीदारी करती है और उत्साहित होकर के उन्हें सामान दिखाती है, जबकि दिल ही दिल दुखी होता। पिता कैसे इस उम्र में भी मेहनत करके एक एक पैसा कमा रहे थे, बस
वह बस एक ही बात बार बार भगवान से कह रही थी, देवांश को इतनी बुद्धि देना कि वह उसके इनकार को समझे और मान रख करके मान जाए, उसके पिता की नौकरी पर आंच नहीं आए। 1-2 साल वे किसी तरह और नौकरी कर लें, नहीं तो हर समय नौकरी जाने पर उनके मन में और चिंताएं बढ़ जाएंगी। वह सोच सोच करके परेशान हो रही थी कि देवांश से कहेगी क्या, कैसे उसको समझाएगी। यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर देवांश ने ऐसा क्या कहा पिता को फोन पर कि वे पसीना पसीना हो गए। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन वे परेशान दिख रहे थे। इसी उधेड़ बुन में वह बाजार से कुछ नाश्ते का सामान ले आई और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर की सफाई में लग गई। शाम को नियत समय पर देवांश और उसकी सौतेली माँ सुगंधा दरवाजे पर खड़े थे। भट्ट दंपत्ति ने आव भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय नाश्ता कराया। सुगंधा ने मुंह बना करके जरा सा खाया और बोली, बहुत आयली है, मैं ऐसे चीज नहीं खा सकती। वह बार बार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही देवांश ने उसे घूर करके देखा वह चुप हो गई। देवांश बार बार अंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन जब रूपाली नजर नहीं आई तो बोला, रूपाली को बुलाओ और जल्दी से रोका कर देते हैं। जवाहर हाथ जोड़ करके बोला, सर आप हमारे घर आए और हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, यह हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन रूपाली अभी विवाह नहीं करना चाहती, उसे माफ कर दीजिए। सुगंधा खिलखिला करके हंसते हुए बोली, अच्छा इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो ग्रेट देवांश से शादी करने से इनकार कर रही है? वाह वंडरफुल, मैं एक बार ऐसी लड़की को देखना जरूर चाहूंगी जिसके पीछे देवांश दीवाना हो रहा है और जो उसे घास भी नहीं डाल रही है। देवांश ने सुगंधा से दांत भींचते हुए कहा, एक शब्द और नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर जवाहर की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है रूपाली, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। जवाहर ने सतर्क होते हुए कहा, मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आपको जो कहना है कह दीजिए। देवांश गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, नहीं मुझे उससे अकेले में बात करनी है, कहाँ है वह? जवाहर उसे रूपाली के कमरे की ओर ले गया। रूपाली को उम्मीद नहीं थी कि देवांश ठीक 6 बजे घर के बाहर खड़ा होगा। वह सफाई कर रही थी और धूल में सनी हुई थी। घंटी की आवाज सुनते ही वह नहाने भागी थी। देवांश ने जब कमरे में प्रवेश किया वह बाल बना रही थी। एक पल को वह देखता रह गया। चेहरा सुबह की लालिमा की तरह दमकता, एकदम तरोताजा, बालों से टपकता पानी, सादी सी कुर्ती और लहंगी, ऊपर से नीचे तक सादगी और ताजगी से लबरेज। रूपाली एकदम से देवांश को कमरे में देख करके घबरा गई और बोली, आप? देवांश जैसे होश में आया और बोला, हाँ मैं देवांश कपूर हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। रूपाली सुबह से क्या कहना है, कैसे कहना है, वही योजना बना रही थी। अचानक देवांश को सामने देख करके उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। इतना लंबा चौड़ा होगा उसने सोचा नहीं था। उसके छोटे से कमरे में लग रहा था कि देवांश के खड़े होने से बिल्कुल जगह नहीं बची। रूपाली का सिर घूमने लगा तो वह तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। रूपाली अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन ऊपर से स्थिर होने का नाटक कर रही थी। आंखें फाड़े देवांश को देख रही थी, न जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देवांश ने एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, क्यों नहीं कर सकती, किसी और से प्यार करती हो? रूपाली की निगाहें देवांश के चेहरे से हटी नहीं थी। उसने ना में सिर हिला दिया। देवांश की नजरें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वह बोला, फिर क्या परेशानी है, तुम्हारे पेरेंट्स तो तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। रूपाली सिर झटकते हुए बोली, डैड आपकी पोजीशन से घबरा करके हाँ कर रहे हैं और मम्मी आपके पैसे के कारण। देवांश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मुझसे जो भी शादी करेगी मेरे पैसों के कारण ही करेगी। फिर सिगरेट बुझा करके उसकी कुर्सी के दोनों तरफ के हाथों पर हाथ रख करके उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ करके अपना चेहरा ला करके सख्त आवाज में बोला, तुम एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं तुम्हारे पिता को नौकरी से तो निकाल ही दूंगा, साथ में पैसे की हेरा फेरी का इल्जाम भी लगवा दूंगा। सारी उम्र जेल के चक्कर काटने में बीतेगी जिंदगी। ज्यादा सोचने का समय नहीं है। 5 मिनट में बाहर आ गई तो रस्म हो जाएगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वह दंदनाता हुआ बाहर चला गया। रूपाली अपनी जगह से चिपकी रही। समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, जैसे आंधी आ गई। रूपाली कुछ पल शून्य सी बैठी रह गई।
लेकिन फिर घड़ी पर नजर पड़ी तो घबरा गई। 5 मिनट का समय दे करके गया है वह, अगर वह नहीं पहुंची तो उसके पिता को बर्बाद कर देगा। वह जिंदगी में कुछ भी सहन कर लेगी लेकिन अपने माता पिता पर आंच नहीं आने देगी। वह जल्दी से उठी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, आंखों में काजल डाला, कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दोनों माता पिता बेचैन और चिंतित खड़े थे। उसे देखते ही बोले, क्या हुआ, क्या कह रहा था वह? रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, देवांश जी ने मुझे कन्विंस कर दिया है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। सुन करके राधिका खुश हो गई और बोली, चलो यह तो ठीक हो गया, अब तुमने क्या सोचा है आगे? जवाहर अभी भी पुत्री के चेहरे को देख रहा था। रूपाली उत्साहित स्वर में बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलिए, वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जवाहर ने रूपाली से पूछा, तुम सचमुच ऐसा ही चाहती हो ना? रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। तीनों को कमरे में प्रवेश करता देख करके सुगंधा बोली, ओह, तो दुल्हन राजी हो गई। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और देवांश ने ड्राइवर को फोन करके गाड़ी में रखे सामान को लाने को कहा। राधिका टीका करने के लिए थाली लेकर के आई और जवाहर से बोली, कम से कम एक मिठाई का डब्बा तो ले आओ, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं कर रखी है। देवांश ने तुरंत कहा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उसी से काम चला लो। सुगंधा ने रूपाली के गले में हीरों का हार पहनाया और कपड़े, मिठाई, मेवा दी। जवाहर ने बस अपनी हैसियत के हिसाब से टीका करके लिफाफा दे दिया। देवांश यह बोलते हुए चला गया, आगे का कार्यक्रम निश्चित करके बता दूंगा। उसके जाते ही तीनों धम्म से सोफे पर बैठ गए। राधिका गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बाप रे, कैसे आंधी तूफान की तरह आया था। मुझे तो जितनी देर यहाँ रहा घबराहट सी होती रही। कहाँ वह सपने देखती थी दामाद आएगा, उसके रूप में बेटा मिल जाएगा, लेकिन देवांश के सामने तो आवाज ही नहीं निकलने वाली। जवाहर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पता नहीं जो हुआ वह सही हुआ कि नहीं। रूपाली के दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, माता पिता के कारण शादी तो करनी पड़ेगी देवांश से, लेकिन इसके साथ सारी जिंदगी कटेगी कैसे? तभी राधिका ने डिब्बे खोल करके देखे तो एक में साड़ी थी और दूसरे डिब्बे में ड्रेस। खुशी से चीखते हुए बोली, देख रूपा, कितने सुंदर कपड़े हैं, तू इन्हें पहन करके बिल्कुल हीरोइन लगेगी, और यह हीरो का हार भी लाखों का होगा। मेरी बेटी तो सज गई, अब तो शादी तक यह मेवा और फल खूब खा, चेहरे पर और रौनक आ जाएगी। मैं यह सब तेरे लिए उठा करके रख देती हूँ। रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कितना सुना और कितना नहीं। उसे रात भर नींद नहीं आई। समझ नहीं आ रहा था कैसे बर्दाश्त करेगी वह देवांश को। अगले दिन जवाहर ऑफिस गया तो सोच रहा था पता नहीं देवांश का रवैया कैसा रहेगा। ऑफिस में तो किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं जानकारी होगी। जब उसे पता चला देवांश 2 दिन के लिए शहर के बाहर गया है तो उसने चैन की सांस ली। घर पहुंचा तो राधिका ने कहा, हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एकदम से सारी खरीदारी कैसे करेंगे? आप बैंक से रूपाली के शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे निकाल लो। जवाहर के दिल में कोई उत्साह नहीं था शादी की तैयारी को लेकर के। वह अनमने मन से बोला, कल निकाल लूंगा कुछ रुपए, तुम दोनों लिस्ट बना लो क्या क्या लेना है। समारोह का स्थान और खाने पीने के बारे में तो देवांश से पूछ करके निर्णय लेना होगा। उसकी हैसियत का इंतजाम पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। रूपाली को अब पैसे को लेकर के भी चिंता हो रही थी। उसके पिता इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं? जो 2 ड्रेस और गहने देवांश लाया था उस कीमत का सामान वे कैसे खरीद सकते हैं? कितने अरमानों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे थे और अब उस पैसे की कोई अहमियत नहीं होगी देवांश के पैसे के आगे। हर रोज एक नई चिंता खड़ी हो रही। अगले दिन जवाहर और राधिका बड़े मन से कागज पेन ले करके बैठे। बेटी को कितनी साड़ी और क्या क्या सामान देना है। राधिका ने निश्चय किया अपने दोनों हार दे करके वह एक बड़ा सा हार सोने का बनवा देगी रूपाली के लिए। वह जवाहर से बोली,
एक ही हार देंगे पर वजनदार देंगे। रूपाली को इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन माता पिता की खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी। उसने अभी तक शादी के विषय में सोचा नहीं था। साथ ही सहेलियां जब चुहलबाजी करती थी तब वह हंस करके टाल देते थे, लेकिन अब मन में विचार आ रहा था, अगर सचमुच उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता मिलती तो कैसा साथी चुनती, ऐसा जो उसका हम उम्र हो, जिसके साथ हंस बोल सके, जिसके साथ सहज महसूस कर सके। देवांश के सामने तो उसे हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और अगर गलती हो गई तो वह जितने गुस्से वाला है उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसे लग रहा था वह शादी नहीं किसी कैद खाने में जा रही है। तीसरे दिन देवांश ऑफिस आया और 2 दिन का काम देखने के बाद उसने जवाहर को अपने कक्ष में बुलाया। जवाहर के आते ही देवांश ने बिना दुआ सलाम के कहा, मैंने पंडित से पूछ लिया है, अगले महीने की 20 तारीख यानी पूरे 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। समारोह स्थल और खाने पीने का सब इंतजाम मैंने इवेंट मैनेजमेंट से करने को बोल दिया है, जो ऑफिस की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। रूपाली के पहनने के कपड़े मैं दिलवा दूंगा अपनी हैसियत के हिसाब से, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर सुन करके उदास स्वर में बोला, सर जानता हूँ आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो पैसा मैंने उसके लिए जोड़ा है उसमें अपने कुछ अरमान पूरे कर लूँ। देवांश कठोर स्वर में बोला, जब बोल दिया है कोई आवश्यकता नहीं है तो समझ नहीं आया, मेरे साथ सस्ते कपड़े और ज्वेलरी में कैसे घूमेगी वह। जवाहर मुंह लटका करके बाहर आ गया। रूपाली ने जब घंटी की आवाज पर दरवाजा खोला और सामने देवांश को खड़े देखा तो सकपका गई। पुराने घिसे हुए कपड़े में, बिखरे बालों में वह छत पर रखे गमलों को ठीक करके आई थी। उसके हाथों और चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। देवांश उसको देख करके मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें इस तरह के काम करने की आगे से कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी खूबसूरती को खराब मत करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, खरीदारी करने चलना है। रूपाली आश्चर्य से बोली, खरीदारी में मम्मी के साथ कर लूंगी। देवांश उसे घूरते हुए बोला, खरीदारी मेरी हैसियत के हिसाब से होगी, इसलिए मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ। रूपाली देवांश को ड्राइंग रूम में बैठा करके अंदर चली गई। उसे देवांश का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उसकी खूबसूरती ना खराब हो जाए यह चिंता है, और बार बार अपनी हैसियत का क्या बखान कर रहा है। वह समझ गई देवांश को केवल एक खूबसूरत गुड़िया सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी धजी अपने साथ चलने के लिए चाहिए। मन ही मन उसका दिल रो रहा था। देवांश हर बार आता है उसे थोड़ा और कुचल देता है। राधिका को देवांश के बारे में बता करके वह दुखी मन से नहाने चली गई। राधिका तुरंत ड्राइंग रूम में पानी लेकर के गई और बोली, नमस्ते बेटा, आपके लिए चाय नाश्ता बना करके लाती हूँ। देवांश लापरवाही से बोला, कोई आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, बार बार खाने की मुझे आदत नहीं है। राधिका लाड जताते हुए बोली, पर रस्म के बाद पहली बार होने वाला दामाद घर आया है, मुंह मीठा करने का शगुन तो बनता है। देवांश झुंझला करके बोला, आपको लाना है तो ले आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रूपाली को बोलो जल्दी तैयार हो। राधिका संकोच के साथ बोली, बेटा इस तरह अकेले रूपाली को खरीदारी के लिए ले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आपकी माताजी साथ होती तो ठीक रहता, अगर वे व्यस्त हैं तो मैं चलती हूँ। देवांश बेरुखी आवाज में बोला, शादी के बाद भी तो रूपाली मेरे घर अकेली रहने आएगी, किसी को साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला उसे खरीदारी करवा दूंगा। राधिका को देवांश से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। वह तुरंत रूपाली के पास पहुंची और बोली, जल्दी करने को कह रहा है, मुझे थोड़ा बदतमीज सा लग रहा है। रूपाली का मन हुआ कहने को, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बदतमीज है, लेकिन माँ को दुख ना हो इसलिए बोली, नहीं आपको ऐसे ही लगा होगा, उनका तरीका यही है बात करने का, आप ज्यादा चिंता मत करो माँ। कहने को तो रूपाली ने कह दिया, लेकिन उसे स्वयं बहुत चिंता हो रही थी। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसे उत्सुकता अवश्य थी, ऐसा देवांश ने क्या कह दिया जो माँ इतनी विचलित हो रही हैं। उसके दिमाग में और भी प्रश्न उठ रहे थे। खरीदारी के लिए क्या वह अकेला जाएगा? ठीक है, रस्म हो गई, लेकिन है तो अजनबी, अकेले खरीदारी करने में उसके साथ कितना संकोच होगा, सोच करके ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी।
कोमलता नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी। ना हंसता था ना मुस्कुराता था, बस तना रहता था। और जो बोलता कड़क आवाज में ऐसे बोलता जैसे पत्थर बरसा रहा हो। उसे दूसरे की भावना की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। जल्दबाजी में वह बस पानी डाल करके आई थी। जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहन करके बालों पर कंघी फेर करके बाहर आ गई। देवांश को चिल्लाने का माँ के सामने रूपाली कोई मौका नहीं देना चाहती थी। ना उसने हाथ में कुछ पहना ना कान में, बस जेब में कुछ पैसे और रुमाल रख लिए। उसको देखते ही देवांश बिना कुछ बोले तुरंत बाहर निकल गया और पीछे पीछे रूपाली भी। राधिका बोल भी नहीं पाई रूपाली से कि जाने के पहले कुछ खा ले। सुबह बस एक गिलास दूध पिया था उसने। राधिका बेढाल सी सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था कहीं लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने तुरंत जवाहर को फोन मिलाया। राधिका ने फोन पर बताया देवांश अचानक घर आया और रूपाली से बोला तैयार हो जाओ, खरीदारी करने जाना है। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास। आने वाला था तो पहले फोन करके बताना चाहिए था। जवाहर स्वयं आश्चर्यचकित था। बोला 1 घंटे पहले तो मुझसे बात कर रहा था, तब भी कोई जिक्र नहीं किया। जवाहर समझ गया इस विवाह में उन तीनों को बोलने का कोई हक नहीं है। जो कुछ होगा बस देवांश की मर्जी से होगा। घर के बाहर एक बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर समेत। गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर ने बड़े अदब से रूपाली के लिए खोला। गाड़ी में बैठ रूपाली को ठंडक का एहसास हुआ और अगर मन अस्थिर ना होता तो इस आरामदेह गाड़ी में रूपाली को सुकून और आनंद भी महसूस होता। अपने आप को संयत करने के लिए वह खिड़की के बाहर देखने लगी। देवांश मुड़ करके एकटक उसे देख रहा था। ना जाने क्यों उसकी आंखें नहीं थकती, मन नहीं भरता रूपाली को देख करके। इतनी सुंदर, ना कोई गहना ना कोई मेकअप, बाल जो अपने आप उगते जा रहे थे और घुंघराले होते जा रहे थे। उसे लग रहा था वह उदास और गुस्से में थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था जब वह उसे एक से एक सुंदर कपड़े दिलवाएगा वह प्रसन्न हो जाएगी। सब लड़कियों को बस पैसा चाहिए होता है। जब उसे पैसे से ही लड़की को खरीदना है तो अपनी मनपसंद लड़की को क्यों ना खरीदे। रूपाली को महसूस हुआ देवांश की नज़र उस पर है तो वह सकुचा गई और उसने एक बार मुड़ करके देवांश की तरफ देखा। देवांश ने देखना बंद नहीं किया। रूपाली को स्वयं ही अपनी नजरें हटानी पड़ी। वह थोड़ा और गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसक गई और कसमसा गई। गाड़ी शहर के सबसे महंगे और पास इलाके में पहुंच गई थी। एक बड़े से फैशन हाउस के सामने जा करके रुक गई। रूपाली इस तरफ कभी नहीं आई थी, ना ही उसे इस इलाके की कोई जानकारी थी। डर से अधिक उसे उत्सुकता हो रही थी, लोग ऐसी जगह से खरीदारी करते हैं क्या। इससे पहले रूपाली गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके बाहर आती, इमारत के बाहर खड़ा चौकीदार दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। उसे यह सब अजीब लग रहा था। अंदर की साज सज्जा और माहौल देख करके हैरान रह गई। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला जबरदस्त मेकअप और फैशनेबल गाउन में उनके स्वागत के लिए आगे आई। लग तो मालकिन रही थी। देवांश ने पहले से ही फोन कर दिया होगा। वह उन्हें एक विशाल हॉल में लेकर के गई। गाउन, साड़ी और ड्रेसेस की भरमार थी। मुस्कुरा करके अदाएं दिखाते हुए बोल रही थी, सर एक बार आप नज़र से निकाल लीजिए, जो भी पसंद आए बता दीजिए, हम वैसा ही मैडम के साइज का निकाल देंगे। देवांश देखने लगा और रूपाली से बोला, देखो कोई पसंद आ रहा है क्या। रूपाली ने इतना बड़ा शोरूम, इतने सारे कपड़े जिंदगी में नहीं देखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उससे किस तरह के गाउन पसंद करने की उम्मीद की जा रही है। उसने वैसे ही इस तरह के कपड़े कभी पहले पहने नहीं थे। वह तो बस टी शर्ट, जीन्स और कुर्तियाँ पहनती थी। पहली बार एक साड़ी खरीद करके लाई थी। तभी देवांश ने एक पीच रंग का गाउन निकाला जो बारीक काम में लदा हुआ था। गाउन सुंदर था, लेकिन वह सोच रही थी इतना भारी गाउन पहन करके कहाँ जाएगी। शोरूम की मालकिन एकदम से आगे बढ़ करके बोली, सर की पसंद तो बहुत बढ़िया है, मैडम पर बहुत फबेगा, मैडम पहले ही सुंदर हैं, इसमें तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगे। देवांश ने गाउन वहां खड़ी सहायिका को पकड़ाते हुए रूपाली से कहा, इसे पहन करके देखो कैसा लगता है। रूपाली चुपचाप ट्रायल रूम में जा करके पहनने इतना भारी गाउन पहनने में उसके हाथ टूट गए। थोड़ा लंबा और ढीला था,
गिरते पड़ते बाहर आई तो सहायिका और मालकिन तुरंत उसके पास आ करके देखने लगे गाउन कितना ढीला है। फिर उसके नाप के गाउन की लाइन लगा दी। उन लोगों ने देवांश पसंद कर करके उसे देता रहा और वह पहन करके दिखाती रही। 2-3 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। वह थक गई थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था देवांश कौन सा अलग रख रहा था, कौन सा मना कर रहा था। तभी एक सहायिका कॉफ़ी लेकर के आई। रूपाली की कॉफ़ी पी करके जान में जान आई। वह बस घर जाना चाहती थी। रूपाली को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वह कठपुतली से अधिक कुछ नहीं है। उसे कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है। 1-2 बार उसने कहा भी बिल्कुल अच्छी नहीं है ड्रेस, पहन करके असहजता महसूस हो रही है। देवांश और फैशन हाउस के मालकिन एकदम से बोल पड़े, यह स्टाइल इस समय बहुत फैशन में है, इसे तो अवश्य लेना है। उसने फिर अपनी राय देनी बंद कर दी थी। उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। जैसे ही कोई पोशाक पहन करके आती देवांश उसके एकदम करीब आ करके ऊपर से नीचे तक देखता और वह खड़ी सहायिका को बताता कहाँ ठीक करना है और क्या बदलाव करना है। रूपाली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसको समझ आ गया कि आगे जिंदगी एक मूक प्राणी की तरह बितानी पड़ेगी। देवांश सब निर्णय लेगा, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। औरतों के लिए खरीदारी शौक होता है, लेकिन उसके लिए एक सजा हो गई थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, चक्कर से आ रहे थे। 3-4 घंटे की इस मशक्कत के बाद देवांश बोला, जो पसंद किए हैं वे सब आल्टर करके पैक कर देना, मैं पेमेंट कर देता हूँ। देवांश को जाते देख करके रूपाली वहीं थक करके सोफे पर बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। जल्दी से घर जा करके खाना खाएगी और सो जाएगी। वहीं खड़ी सहायिका बोली, कितनी किस्मत वाली हैं आप मैडम, इतना चाहते हैं सर आपको। कितने सारे कपड़े खरीदे हैं उन्होंने आपके लिए। इन कपड़ों के ढेर में उसके माता पिता के अरमान दब जाएंगे और उसे नहीं लगता देवांश उसके पुराने कपड़ों में भी एक भी उसे रखने देगा। उसकी यादें, उसके जीवन का एक हिस्सा देवांश बिल्कुल काट करके फेंक देगा। नए सिरे से नए परिवेश में उसको जीवन प्रारंभ करना होगा। रूपाली 10 मिनट ही बैठ पाई थी कि देवांश आया और बोला, अब कुछ इंडियन ड्रेसेस भी ले लेते हैं, सब कपड़े जब उल्टर हो जाएंगे तब वे भिजवा देंगे। सुन करके रूपाली के होश उड़ गए। अभी तक वह बिल्कुल खामोश रही थी। बस 1-2 ड्रेसेस के लिए कहा था, उसे अच्छी नहीं लग रही है। जब देवांश की उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया तो वह बिल्कुल चुप हो गई थी। लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, बाकी की खरीदारी फिर किसी दिन कर लेंगे, एक दिन में इतना काम करना मुश्किल है। देवांश अपने सख्त लहजे में बोला, अभी बहुत सा सामान लेना है, तुम्हारी पूरी वार्डरोब भरनी है। आज कपड़े का काम कर लो और उसके बाद ज्वेलरी और दूसरा सामान भी लेना है। रूपाली में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी देवांश से अपनी बात मनवाना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। रूपाली सिर झुकाए मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वह अपने पिता से मिलने वापिस गई थी। वह देवांश के पीछे पीछे चलने लगी। बाहर आ करके देवांश बोला, लगता है तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। रूपाली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई चाट पकौड़ा वाला खड़ा दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी नहीं था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। देवांश ने एक बड़ी सी इमारत में प्रवेश किया। रूपाली सोच रही थी, हे भगवान, इसके सब काम इतने भव्य स्तर पर क्यों होते हैं। इटालियन रेस्टोरेंट था। देवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या खाना है। रूपाली ने मेनू देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो देवांश से बोली, आपको जो पसंद हो वही मंगा लीजिए। देवांश ने पता नहीं क्या मंगवाया, रूपाली के हलक से नहीं उतरा। थोड़ा बहुत खा करके उसने छोड़ दिया। उसे गुस्से के कारण रोना आने लगा। कैसा आदमी है, दूसरे की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं करता है, बस अपने हिसाब से हाँकता है सबको। देवांश इसे फिर दूसरे स्टोर ले गया और वहाँ लहंगे, साड़ी और कुर्ती दिखाने को कहा। रूपाली ने इतनी खरीदारी तो अपने संपूर्ण जिंदगी में नहीं की थी जितनी एक दिन में करनी पड़ रही थी। उसका भूख और थकान के मारे बुरा हाल था। रूपाली बेमन से बैठी रही और देवांश ने स्वयं ही कपड़ों का पसंद कर अलग रखवा दिए।
उसने जब उन्हें पहन करके देखने को कहा तो रूपाली ने मना कर दिया, यह कह करके कि वह थक गई है और कपड़े नहीं पहन करके देख सकती है। तब स्टोर की संचालिका ने नाप लेते हुए कहा, हम अपने आप मैडम के नाप के हिसाब से ठीक करवा देंगे। शाम हो गई थी। आखिर स्टोर के बाहर निकल करके गाड़ी में बैठे तो रूपाली की जान में जान आई। वह बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कहीं और जाने की ना कह दे, सीधे घर पहुंचा दे उसे। देवांश रास्ते भर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही गाड़ी रूपाली के घर के सामने रुकी वह बोला, कल तो मेरी जरूरी मीटिंग है, परसों ज्वेलरी की खरीदारी करने चलेंगे, तैयार रहना। कपड़ों में कुछ कम लगेगा तो बाद में ले लेंगे। रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और देवांश चला गया। रूपाली को घर के दरवाजे की घंटी भी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राधिका ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसको देखते ही चिंतित स्वर में बोली, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे इतनी देर तक? रूपाली रुआसे स्वर में बोली, पहले कुछ खाने को दो, फिर बात करना। राधिका ने तुरंत खाना लगाया। रूपाली की जान में जान आई। फिर वह पलंग पर निढाल लेट गई। अब तक जवाहर भी ऑफिस से आ गया था। उसको भी उत्सुकता हो रही थी, आखिर कितनी खरीदारी की जो सारा दिन लग गया। रूपाली का बिल्कुल मन नहीं था सारा वृतांत सुनाने का। एक तो थकान बहुत हो रही थी, दूसरा उसका अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन दोनों को उत्सुकता से अपनी तरफ देखते हुए उसने खुश होने का नाटक करते हुए बताया, कितने महंगे और खूबसूरत कपड़े दिलवाए हैं देवांश ने। राधिका जानने को उत्सुक थी, किस रंग और डिजाइन के कपड़े लिए हैं रूपाली ने। थकान का बहाना बना करके रूपाली टाल गई और हंसते हुए बोली, जब आ जाएंगे तब देख लेना, एक एक पहन करके दिखाऊंगी। राधिका को कपड़ों का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन पति की सीमित आय से उसने मन का कपड़ा कभी नहीं पहना था। बेटी को इतना मिलते देख करके उसको बहुत खुशी हो रही थी। वह इस उम्र में अब सादे कपड़े ही पहन सकती थी, लेकिन बेटी को इतने सुंदर परिधान पहना देख करके उसकी तमन्ना अवश्य पूरी हो जाएगी। देवांश बेटी को खुश रखे, उसे कोई शिकायत नहीं होगी उससे। जवाहर दोनों माँ बेटी की बातें करता छोड़ अपने कमरे में जा करके लेट गया। रूपाली को रात भर नींद नहीं आई। शारीरिक थकान और मानसिक संताप के कारण वह करवट बदलती रही। कैसे निभाएगी इस रिश्ते को, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भोर होते होते उसकी आंख लग गई। ऑफिस जाते हुए जवाहर ने उसके कमरे में झांका तो वह सोती दिखी। रोज उससे मिल करके जाता था, लेकिन लगा पहले दिन अधिक थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। थोड़ी देर बाद राधिका उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो देखा उसका शरीर तप रहा था, उसे तेज बुखार था। राधिका ने तुरंत रूपाली को नाश्ता कराया और बुखार ठीक करने की दवाई दी। रूपाली निढाल हो रही थी, उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। वह सारा दिन ऐसे ही पलंग पर पड़ी रही। जब दवाई का असर कम होता उसे फिर बुखार चढ़ जाता। रात को बुखार और तेज हो गया तो राधिका ने माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सुबह डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा वायरल बुखार है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। राधिका और जवाहर स्कूटर पर बाजार चले गए फल और दवाइयाँ लेने। रूपाली का उस समय बुखार उतर गया था तो वह गहरी नींद में सो गई। राधिका अपनी पड़ोसन जमुना को कुछ देर के लिए रूपाली के पास छोड़ करके गई थी, उसका ध्यान रखने के लिए। उधर देवांश को समझ नहीं आ रहा था इतनी खरीदारी करने के बावजूद रूपाली इतनी खामोश क्यों थी। उसे लगा था इतना कपड़ा खरीदने के बाद वह प्रसन्न और मुस्कुराती नजर आएगी, लेकिन शाम तक तो ऐसा लग रहा था उसे कपड़े खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। खाना भी उसने कुछ नहीं खाया। इस बारे में उसे लगा आज तक की लड़कियां फिगर बनाए रखने के लिए कुछ खाती पीती नहीं हैं। उसे रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए असमंजस की स्थिति में था और जितना सोचता इस बारे में उतना गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन मीटिंग के कारण वह व्यस्त रहा, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दे सका इस बात पर। गहनों की खरीदारी के लिए देवांश ने सोचा 11 बजे निकलना सही रहेगा। उसने निश्चय किया फोन करके रूपाली को पहले से बता देना ठीक रहेगा। वह घर के बाहर ही उसे मिल जाएगी। उसे समझ नहीं आता राधिका से कैसे बात करे। वह उसे खिलाने पिलाने के लिए आतुर रहती और उसे संकोच आता। उसने 2 बार फोन किया, लेकिन भट्ट परिवार के घर किसी ने फोन उठाया नहीं और जवाहर ऑफिस भी नहीं आया था। अब तक 10:30 बज गए थे और उसका कोई अता पता नहीं था। कोई छुट्टी लेने का संदेश भी नहीं आया था।
अब तो देवांश का पारा और चढ़ता जा रहा था। इस तरह की लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से से भरा वह ऑफिस से निकला और गाड़ी में बैठे ड्राइवर को भट्ट के घर चलने को कहा। उसने 2 बार घंटी बजाई, तब जाकर के किसी अनजान स्त्री ने दरवाज़ा खोला। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ है रूपाली? वह स्त्री बोली, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देवांश को लगा उससे बचने के लिए या अपना महत्व बढ़ाने के लिए जवाहर ने झूठ बुलवाया है। वह बेरुखी से बोला, मुझे रूपाली से मिलना है। जमुना उसके आगे से हटे बिना बोली, नहीं, आप इस समय नहीं मिल सकते हैं उससे। वह गुस्से में बोला, मैं उसका मंगेतर हूँ और इस समय उससे मिल करके ही रहूँगा। उसकी सख्त आवाज़ से जमुना घबरा गई और पीछे हट गई। देवांश दंदनाता हुआ रूपाली के कमरे में पहुंच गया। रूपाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही देवांश को लगा जैसे समय ठहर गया हो। तकिए पर उसके बाल बिखरे हुए थे, कुछ लटें उसके चेहरे पर भी पड़ी थी। बंद पलकें, गुलाबी ओंठ, संगमरमरी देह। वह कुछ बोल नहीं सका। पतले से स्टेप वाली नाइटी में वक्ष का दिखता उभार एक हाथ पेट पर और एक पलंग पर पड़ा था। नाइटी पैरों के पास थोड़ी उठ गई थी, जिसके कारण एक पैर घुटने तक नजर आ रहे थे। देवांश आंखें झपकाना भूल गया हो जैसे। रूपाली सुंदर है, इस बात का उसे यकीन था, लेकिन इतनी सुंदर है कि हाथ छूने के लिए उतावले हो जाएंगे वह नहीं जानता था। देवांश ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसकी आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थी। लगा जैसे इस दृश्य को पी ले वह। चंद्रमा की खूबसूरती को देख करके सागर कितना बेचैन हो जाता है। उसकी लहरें सब बंधन तोड़ उसे छूने को बेताब हो जाती हैं। वैसे ही रूपाली को देख करके देवांश की धमनियों में ज्वार सा उठने लगा। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा था। उसके हाथ मचल रहे थे रूपाली के चेहरे पर पड़ी लटों को हटाने के लिए। उसके ओंठ रूपाली के गुलाबी ओंठों को एक बार चूम लेना चाहते थे। उसकी आंखें घंटों उसे सोते हुए निहारना चाहती थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और उसका मन कर रहा था वह रूपाली को अपनी बाहों में कस ले। उसे महसूस हुआ कि अगर वह 2 पल भी यहाँ रुका तो वह कुछ ना कुछ ऐसी हरकत अवश्य कर बैठेगा जो ठीक नहीं होगी। वह तुरंत मुड़ा और जमुना जी से बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ गया। देवांश ऑफिस अवश्य चला आया, लेकिन चित्त रूपाली के पास रह गया था। सारा दिन उसे होश नहीं उसने क्या काम किया और किससे बात की। और कोई दिन होता तो जवाहर का न केवल फटकार मिलती बल्कि बिना बताए छुट्टी करने के कारण निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार रूपाली की देह आ रही थी। काम ने उसे मदहोश कर दिया था। रक्त के माध्यम से शरीर की सारी नसों में समा गया था। उसके लिए यह स्थिति झेल पाना असंभव हो रही थी। उसके मन में अवसाद और बेचैनी जाग गई थी। उसे लग रहा था वह अग्नि के झरने के नीचे खड़ा जल रहा है। इस बेहोशी की हालत में ही वह घर पहुंचा और बार बार उसका हाथ टेलीफोन पर जाता। एक बार फोन करके रूपाली की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन उसने नियंत्रण रखा अपने आप पर। जानता था उसकी आवाज़ सुन करके वह अपना आपा खो देगा और तुरंत उसके घर पहुंच जाएगा। देवांश ने किसी तरह इस बेचैनी में ही रात काटी। वह जानता था रूपाली की तबीयत ठीक होने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन जवाहर ऑफिस में समय से पहले ही आ गया था। देवांश ने पहुंचते ही उसे बुलावा भेजा। जवाहर को लग रहा था अब उसकी सामत आएगी। देवांश से उसको कोई रियायत या लिहाज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देवांश ने पहले दिन के अवकाश के विषय में कुछ नहीं पूछा। वह अपने ख्यालों में था और जवाहर के आते ही उसने पूछा, रूपाली अब कैसी है? जवाहर कुर्सी पर बैठते हुए परेशान स्वर में बोला, कल डॉक्टर को दिखाया था, उसकी बताई दवाई दी है। रात को बुखार तो आया, लेकिन इतना तेज नहीं था जितना पहले हो जाता था। जवाहर को जमुना ने बता दिया था देवांश आया था और बहुत गुस्से में था। जवाहर नहीं जानता था अब देवांश की आगे क्या प्रतिक्रिया होगी और वह क्या करने वाला है। देवांश की आवाज़ में कठोरता नहीं थी। जिस डॉक्टर को दिखाया है वह काबिल नहीं है तो डॉक्टर जरीवाला को दिखा देते हैं, शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। जवाहर धीमे स्वर में बोला, शुरू से डॉक्टर शर्मा को दिखाते आए हैं, उनकी दवाइयों से रूपाली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है।
2-3 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देवांश कुर्सी पर पीछे सहारा लेकर के आराम से बैठते हुए बोला, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, कुछ चाहिए हो तो बता देना। जब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी आगे की खरीदारी तब कर लेंगे। जवाहर कमरे से बाहर आ गया। उसे पहली बार लगा देवांश को रूपाली की चिंता है। चलो, लड़की खुश रहेगी और उसे क्या चाहिए। देवांश के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। अगले दिन उसने जवाहर से फिर रूपाली की तबीयत के बारे में पूछा। जवाहर का जवाब था, कल रात से बुखार नहीं आया, लेकिन कमजोरी बहुत है, कुछ खा पी नहीं रही है। देवांश ने सब्र का घूंट पी लिया। जवाहर ने जब यह बात घर में दोनों को बताई तो राधिका बड़ी प्रसन्न हुई। बेटी की इतनी फिक्र कर रहा है, उसे बड़ी निश्चिंतता हुई। लेकिन रूपाली का तनाव बढ़ गया। देवांश के साथ खरीदारी करना उसे बड़ा भारी काम लग रहा था। उसे लग रहा था थकान और तनाव के कारण ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। फिर उसे यह सब दोबारा झेलना पड़ेगा। उसने निश्चय किया वह संकोच नहीं करेगी और 3 घंटे बाद ही मना कर देगी। वह इससे अधिक नहीं घूम सकती। 2-3 दिन में रूपाली जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो ठीक दिन के 12 बजे देवांश लेने आ गया। राधिका ने रूपाली को इस बार पहले से ही ठीक से तैयार होने की हिदायत दे दी थी। ठीक से तैयार होने का मतलब था ढंग का चुन्नी वाला कुर्ता, कान में झुमके, हाथ में कंगन, चेहरे पर मेकअप और पेट भर नाश्ता। माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह माँ के बताए अनुसार बन ठन करके देवांश का इंतजार करने बैठ गई थी। राधिका उसे पानी का ग्लास और दवाई पकड़ाते हुए बोली, ज्यादा समय मत लगाना और मैंने सैंडविच रख दिया है, खा लेना। शाम को सुमन की बहन की शादी में जाने को रहने दो, सारा दिन खरीदारी करके थक जाओगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका दवाई खाते हुए बोली, नहीं, थोड़ी देर में ही देवांश जी से बोल दूंगी, थक गई हूँ, घर जाना है। सुमन की बहन की शादी में तो जाना ही है, बहुत बोल करके गई थी, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, बुरा मान जाएगी। आप चिंता मत करो, पूरी रात नहीं रुकूंगी, बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रूपाली और उसकी सहेलियों ने रात भर रुकने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन रूपाली ने मना कर दिया। घंटी बजते ही रूपाली बाहर आ गई। देवांश को अंदर बुलाने से क्या फायदा, बेकार माँ का तनाव ही बढ़ेगा। देवांश उसको जब देखता हैरान रह जाता। इतना सौंदर्य हर रूप में और अधिक खूबसूरत लगती। आंखों के मेकअप के कारण उसकी आंखें और भी मोहक लग रही थी। वह एक पल को ठगा सा देखता रह गया और रूपाली गाड़ी के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। देवांश ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को बता दिया कहाँ जाना है। मधुर आवाज में रूपाली से बोला, अब तबीयत कैसी है। रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है, ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जितनी देर कंफर्टेबल लगे उतनी देर शॉपिंग करेंगे, आज बस ज्वेलरी देख लेते हैं। रूपाली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे देवांश की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। पुरुषों की नजरों से अनजान नहीं थी। देवांश उसे अपलक देख रहा था। चेहरे से होते हुए उसकी नजरें देह पर भी जा रही थी। रूपाली को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी नजरें गाड़ी के बाहर स्थिर कर ली। देवांश उसे बहुत बड़े शोरूम में ले गया, जहां चारों तरफ तेज रोशनी में गहनों ही गहने थे। रूपाली की समझ में नहीं आ रहा था इतने गहनों में से कोई चुनाव कैसे करता होगा। कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। इससे पहले उसने कभी असली सोने के गहने खरीदे नहीं थे। पटरी पर से वह नकली आभूषण खरीद करके ही खुश थी। देवांश को देखते ही शोरूम में हलचल सी मच गई। 2 बंदे सामान दिखाने के लिए लपके। एक बंदा पानी लेकर के बढ़ा उनकी तरफ। शोरूम का मैनेजर एकदम देवांश के पास आकर के खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, क्या सेवा करें सर आपकी। रूपाली का मन ही मन हंसी आ रही थी। हर जगह पैसा बोलता है। वह अकेली आती तो ये लोग उसे एक अंगूठी दिखाने में भी नखरे दिखाते। देवांश के बताए अनुसार एक से एक कीमती और शानदार हार उनके सामने पेश किए जाने लगे। जब देवांश को एक पसंद आया तो उसने रूपाली की तरफ देख करके कहा, यह कुछ सही लग रहा है, और उठा करके उसके गले में डाल उसके पीछे खड़ा हो गया। आईने में देखने लगा। रूपाली को लगा जैसे देवांश की उंगलियां उसके गले पर फिसल रही हैं। वह असहज हो रही थी। अगली बार जब देवांश ने नेकलेस उठाया उसको पहनाने के लिए तो उसने तुरंत उसके हाथ से ले लिया और वह स्वयं अपने गले पर लगा करके देखने लगी।
जल्दी से उसने 4 अलग अलग तरह के सेट के लिए हामी भर दी और बोली, सर में दर्द होना शुरू हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। देवांश ने चारों सेट की रसीद बनाने को कहा और भुगतान करने चला गया, लेकिन उसकी निगाहें रूपाली की तरफ ही थी। रूपाली समय काटने के उद्देश्य से दूसरी तरफ के आभूषण देखने लगी। वहां बहुत छोटे और सादे से सेट रखे हुए थे। एक पेटेंट बूंद की आकृति का था जो उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। वह ऐसे ही डुप्लीकेट से पहनना पसंद करती थी। उसने ऐसे ही सेल्स गर्ल से उसकी कीमत पूछी तो वह हंसते हुए बोली, मैम आप कीमत क्यों पूछ रही हैं? जिस पर भी हाथ रखेंगे सर एकदम से दिलवा देंगे, बहुत चाहते हैं आपको। रूपाली झुंझला करके बोली, फिर भी कीमत बताइए। उसको अंदाजा लगाना था जो खरीदे गए हैं वे कितने तक के होंगे। पैसों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। कुल 1.5 लाख का है। जो आपने लिए हैं उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। सेल्स गर्ल ने बताया। रूपाली सहम गई। जो लिए हैं वह तो पता नहीं कितने के होंगे। उन्हें पहन करके कहाँ जाएगी और कितना टेंशन रहेगा ऐसे कीमती सेट पहन करके। हर समय यही डर रहेगा कहीं गिर तो नहीं गया। हाथ से बार बार कान और गले को छू करके देखती रहेगी क्या मुसीबत गले पड़ गई है उसके। वह सेल्स गर्ल से पूछ करके वॉशरूम चली गई। जब आई तो देवांश चलने के लिए तैयार खड़ा था। रूपाली को लगा था देवांश उसे उसके घर छोड़ जाएगा, लेकिन देवांश उसे स्वयं के घर ले गया। वह सोचती थी देवांश का बहुत बड़ा और शानदार घर होगा, लेकिन इतनी आलीशान कोठी होगी उसे कल्पना नहीं थी। उसकी समझ नहीं आया वह उसे अपने घर क्यों लाया था। चौकीदार ने गाड़ी देखते ही तुरंत एक बड़ा सा गेट खोला। अब गाड़ी एक बड़े से लॉन और बगीचे से गुजरते हुए एक शानदार कोठी के आगे जा करके रुक गई। वहां एक अलग बंदे ने सलूट मारा। रूपाली की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने बड़े घर में लोगों को रहने की क्या जरूरत है, उसकी समझ से बाहर था। देवांश रूपाली के साथ अंदर आया और पहली मंजिल पर बने अपने मास्टर बेडरूम में उसे ले गया। इतना बड़ा कमरा रूपाली आश्चर्य से घूम करके देख रही थी। इतनी बड़ी अलमारी, तो इन्हें भरने के लिए ही उसे इतने सारे कपड़े दिलवाए जा रहे हैं। देवांश उससे बोला, यह मेरा बेडरूम है, जल्दी ही तुम्हारा भी हो जाने वाला है। सुनते ही रूपाली को घबराहट होने लगी। उसे एहसास हुआ शीघ्र ही उसे देवांश के साथ अकेले इस कमरे में रहना होगा। इस विचार से ही वह पसीना पसीना हो गई। रूपाली इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, तभी उसे ध्यान आया जब देवांश पहली बार उसके घर आया था तब उसकी सौतेली माँ सुगंधा साथ थी। उसने पूछा, आपकी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही हैं, बाहर गई हुई हैं क्या? देवांश लापरवाही से बोला, नहीं वह अपने कमरे में होंगी। रूपाली को आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद एक बार भी देवांश की माँ नजर नहीं आई। एक बार उसके पिता बता रहे थे देवांश अपनी सौतेली माँ से नफरत करता है और मजबूरी में घर का 1/3 हिस्सा उनको रहने को दिया हुआ है, क्योंकि पिता की वसीयत में ऐसा लिखा था कुछ खर्चे के पैसे भी देने पड़ते हैं उसे। रूपाली खिड़की के पास आ करके देखने लगी बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। खिड़की में से पूरा बगीचा नजर आ रहा था और शानदार दृश्य था। तभी उसे महसूस हुआ देवांश उसके एकदम पीछे आकर के खड़ा हो गया है। उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। वह अपने स्थान से हटना चाहती थी, लेकिन देवांश को छुए बिना वह कैसे हिले। तभी देवांश की उंगलियों ने उसके कंधों पर पड़े बालों को एक तरफ कर दिया। देवांश ने उसके गले में वह चैन पहना दी जिसका दाम रूपाली ने सेल्स गर्ल से पूछा था। रूपाली आश्चर्य से उसे छूते हुए बोली, यह कहाँ से आई है? देवांश हंसते हुए बोला, तुम्हें पसंद आ रही थी, तुम्हारे कदमों में कुछ भी डाल सकता हूँ। रूपाली ने कुर्ती पहनी थी जिसका गला पीछे से बड़ा था। देवांश की उंगलियों ने उसकी त्वचा को हल्का सा स्पर्श किया और रूपाली को करंट जैसा महसूस हुआ। वह सांस रोके बुद्ध बनी खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर देवांश ने अपने ओंठ उसके कंधे पर रख दिए और धीरे से बोला, तुम इतनी अधिक सुंदर हो, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है। देवांश की गर्म सांसें रूपाली को अपने कंधों पर महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था देवांश क्या कह रहा है और क्या चाहता है। देवांश आगे बोला, शादी में अभी 20-22 दिन का समय है। मैं चाहता हूं जो संबंध हमारा शादी के बाद बनेगा वह हम अभी से शुरू कर दें।
मैं इंतजार नहीं कर सकता। सुन करके रूपाली का दिल धक करके रह गया। वह एकदम से पलटी और देवांश के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में जबरदस्त लालसा दिखाई दी, जिसके कारण वह घबरा गई। स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों से वह अनजान नहीं थे, लेकिन उसे लगता था पति पत्नी का रिश्ता इतना अंतरंग रिश्ता है जिसके लिए दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करना चाहिए। दोनों के बीच प्रेम और अकेलेपन का एहसास हो, एक दूसरे को समझते हों, तभी प्रेम को उस प्रकाष्ठा तक ले जाना चाहिए। अभी वह देवांश को ना समझ सकी थी, ना उसे चाहती थी, ना देवांश उसे समझ पाया था। बस दैहिक रिश्ता चाहता था। रूपाली देवांश के हाव भाव देख करके बहुत डर गई और उसके बगल से निकल करके थोड़ी दूर जा करके खड़ी हो गई। उसे घबराहट थी, अगर देवांश ने जबरदस्ती करी तो वह क्या करेगी, कैसे भागेगी यहाँ से। घर का नक्शा उसकी समझ में नहीं आया था और घर में बस नौकर चाकर थे जो देवांश के विरुद्ध जाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। भय के मारे वह कांप रही थी। तभी देवांश अपने स्थान से बिना हिले बोला, डरो मत, मैं जबरदस्ती करने में विश्वास नहीं करता। वैसे भी मेरा प्रस्ताव तुम्हारे लिए एकदम से शॉकिंग लगा होगा, इसलिए घबरा गई हो, पर विचार करना और जब तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। रूपाली को यह बात सुन करके जान में जान आई। वह रुआंसे स्वर में बोली, मुझे घर जाना है। देवांश कुछ बोला नहीं और कमरे के बाहर चला गया। रूपाली भी उसके पीछे पीछे चल दी। गाड़ी में भी वह बहुत असहज महसूस कर रही थी और बिल्कुल दरवाजे से सट करके बैठी थी। देवांश उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और उसका व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। इतना सामान दिलवाने के बाद तो कोई भी लड़की खुशी से नाचती गाती उसके आगे बिछ जाती, लेकिन रूपाली तो ऐसे उदासीनता का भाव लेकर के बैठी है जैसे उसे उन कीमती वस्तुओं से कोई सरोकार ही नहीं है। वह अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल सिकुड़ी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्या कह दिया कि वह ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है। जो काम 1 महीने बाद करना है वह अभी कर लिया जाए तो क्या बुराई है। जो भी है वह उससे शादी करने वाला है और यह उसका हक है। वह जब चाहे उसको अपना बना सकता है। घर आते ही रूपाली बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोल बंदूक की गोली की तरह तेजी से अपने घर में चली गई। देवांश शाम को उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन देर हो रही थी। ऑफिस का थोड़ा काम करना आवश्यक था। उसने सोचा शाम को ही आकर के उसे सरप्राइज दे देगा। रूपाली घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चाबी निकाल करके प्रवेश किया। उसे बड़ी राहत मिली। माँ घर में नहीं थी, सत्संग में गई होंगी। अपने कमरे में जा करके वो जी भर करके रोई। देवांश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उससे रूपाली को भय लग रहा था। रूपाली को लगा उसे कुछ ठोस निर्णय लेना होगा, या तो देवांश से खुल करके बात करनी होगी। इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे समय चाहिए या अपने पिता को बताना पड़ेगा। वह नहीं निभा सकती देवांश के साथ। इस तरह से तो तनाव और घुटन भरी जिंदगी जी करके क्या मिलेगा उसे। यह निर्णय ले करके उसे कुछ राहत मिली और 1 घंटे के लिए उसकी आंखें लग गई। आंख तब खुली जब माँ का स्नेहमयी हाथ अपने माथे पर महसूस किया। वह मुस्कुराते हुए उठी और माँ के गले लग गई। राधिका हंसते हुए बोली, क्या हुआ, आज बहुत प्यार आ रहा है मेरी गुड़िया को, लगता है आज अच्छा लगा। रूपाली इस विषय में माँ से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, बहुत भूख लग रही है मम्मी, प्लीज कुछ चटपटा सा बना करके खिला दो। राधिका की आंखें नम हो गई। वह बोली, 1 महीना भी नहीं बचा है, तू पराई हो जाएगी। पता नहीं कैसे जीऊंगी तेरे बिना, यह घर काटेगा तेरे बिना। रूपाली भी भावुक हो गई। माँ की गोदी में सिर रख करके लेट गई, चेहरा नीचे कर लिया। अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। रूपाली के दिमाग में एक बात और आई, जिस तरह का देवांश का व्यवहार है उसके माता पिता की तरफ, कहीं शादी के बाद वह उनसे मिलने जुलने के लिए ही मना ना कर दे। ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी। वह तो जीते जी मर जाएगी अपने माता पिता की चिंता में, और उन दोनों का उसके अलावा है ही कौन। बीमार वैसे ही रहते हैं बेचारे, बोलेंगे कुछ नहीं, या सोच करके जी लेंगे बेटी खुश है तो और क्या चाहिए। लेकिन जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा उनका। वह जितना भविष्य के बारे में सोचती उसका सिर घूम जाता। लोग कहते हैं शादी से पहले लड़कियों को
मीठे सपने आने लगते हैं, लेकिन उसको तो सोते जागते डरावने ख्याल दिमाग में आ रहे थे। तभी सुमन का फोन आ गया। पूछ रही थी कहाँ थी सुबह से, कितनी बार फोन किया मैंने, आंटी बता रही थी तू बाहर गई हुई है। रूपाली समझ गई माँ ने अभी सुमन को उसकी मंगनी के बारे में नहीं बताया है। वे तो इस विचार से किसी की नज़र ना लग जाए अभी मंगनी की बात गोपनीय रखना चाहती थी। वह स्वयं भी क्या बताए इस बारे में सुमन को। अभी उसका मन इस रिश्ते को लेकर के स्थिर ही नहीं हो रहा था। देवांश और उसके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर तो था ही, विचार और सोच में भी दोनों अलग थे। देवांश की कोई बात तो उसे प्रभावित कर रही हो जिसके कारण वह प्रसन्नता से उसका वर्ण करे, और आज की उसकी हरकत से तो उसका दिल ही कांप उठा था। कैसे वह प्रेम और इज्जत कर पाएगी ऐसे शख्स की जो उसके मन को समझने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहा था। सुमन की आवाज लगातार फोन पर आ रही थी। वह पूछ रही थी क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है, सो गई क्या? रूपाली चौंकते हुए बोली नहीं यार, बुखार के कारण थोड़ी कमजोरी लग रही है। मैं कैसे आऊंगी समारोह स्थल तक, रात तक रुकने का सवाल ही नहीं, बैठा नहीं जाएगा इतनी देर तक। कितना उत्साह था सुमन की बहन की शादी को लेकर के। रूपाली और उसकी सहेलियों को खास साड़ी खरीद करके लाई थी इस दिन के लिए। अब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। एक हफ्ते में जिंदगी कितनी उलट पुलट हो गई थी। सुमन बोल रही थी सुन प्रज्ञा, रेखा, जतिन अमन की गाड़ी में आएगी और तुझे ठीक 8 बजे ले लेंगे। तू बस तैयार रहना, जब तेरा मन होगा कोई ना कोई तुझे छोड़ आएगा। रूपाली बोली ठीक है, मैं 8 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। राधिका उसके लिए गरम नाश्ता बना लाई। रूपाली का कुछ खास मन नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन सब दोस्तों से मिलना हो जाएगा, कुछ मन हल्का हो जाएगा। और नहीं गई तो सुमन को बाद में मनाना मुश्किल हो जाएगा। उसने बाल धो करके तैयार होना शुरू कर दिया। राधिका भी उसके साथ लगी हुई थी। उसे बड़ा आनंद आता था रूपाली को तैयार होते समय मदद करने में। रूपाली के तैयार होने के बाद उसे प्यार से देखते हुए राधिका बोली आज तो मेरी गुड़िया बहुत ही सुंदर लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। और उसने कान के पीछे काला टीका लगा दी। तभी घंटी बजी। रूपाली ने देखा ठीक 8 बजे हैं, उसके दोस्त लेने आ गए होंगे। वह दरवाज़ा खोलने गई, बाहर का नज़ारा देखा तो असमंजस में पड़ गई। एक तरफ चारों दोस्त खड़े थे तो एक तरफ देवांश खड़ा था। यह क्या हो रहा है, देवांश क्यों आया है इस समय, वह मन ही मन सोच रही थी। एक तरफ उसके दोस्त हैरानी से देख रहे थे इतनी महंगी गाड़ी में कौन बंदा है उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, और दूसरी तरफ देवांश खड़ा उसे घूर करके देख रहा था। इतनी बन ठन करके कहाँ जाने के लिए खड़ी है। रूपाली ने निर्णय लिया पहले सबका परिचय करा दिया जाए। वह देवांश से बोली ये मेरे फ्रेंड हैं प्रज्ञा। देवांश का नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बीच में बात काटते हुए बोला ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए आया हूँ। देवांश की बात का जवाब देने से पहले रूपाली ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा ये देवांश जी हैं मेरे मंगेतर। वे चारों सुनते ही तुरंत उसके निकट आकर के खड़े हो गए। सब एक साथ बोलने लगे क्या, कब मंगनी हुई, बताया भी नहीं तूने, तू बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे बुलाना तो चाहिए था, भूखों को कुछ खिला देती तो तेरा क्या चला जाता, तुझे दुआएं ही देते। इतने हो हल्ले में देवांश का सख्त स्वर सुनाई दिया बस बहुत हो गया, रूपाली तैयार हो तुम, डिनर के लिए चलो। चारों एकदम खामोश हो गए। रूपाली को घबराहट हो रही थी, अब कोई नाटक अवश्य होगा। उन चारों में अमन गंभीर किस्म का लड़का था। वह बड़ी तमीज से बोला देवांश से आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। आज हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है, आप भी वहां चलिए, थोड़ी देर बैठ करके आप निकल जाना। देवांश ने रूपाली की तरफ देखा तो वह धीरे से बोली अगर मैं शादी में नहीं गई तो सुमन को बहुत बुरा लगेगा। रूपाली को साफ दिख रहा था देवांश का चेहरा कठोर होता जा रहा है। इतना तो अब वह देवांश को देख करके समझ ही जाती थी उसे कब गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई तमाशा खड़ा ना हो पहले से उसने बताया नहीं था, इसलिए गलती उसकी थी। देवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। वह इस तरह बिना बुलाए कभी नहीं जाता, लेकिन समझ गया था रूपाली का चेहरा देख करके कि वह अपने दोस्तों के सामने शादी में न जाने का बहुत बुरा मानेगी।
रूपाली के चारों दोस्त देवांश के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। कौन है, क्या करता है, रिश्ता कैसे पक्का हुआ। अपने से उम्र में इतने बड़े और संपन्न व्यक्ति के आगे वे चारों खामोश रहे और अपनी गाड़ी में जा कर के बैठ गए। रूपाली देवांश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। देवांश स्वयं गाड़ी चला रहा था। उसने विवाह स्थल का पता अमन से पूछ लिया था। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसके दोस्तों से बहुत आगे निकल गया। जब लाल बत्ती पर रुकना पड़ा तो वह बोला, मुझे तुम्हारा इन लड़कों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मैं किसी भी लड़के का तुमसे बात करना और तुम्हारे निकट आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूपाली सकते में आ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था देवांश मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और परेशानी है। देवांश तो उसका व्यक्तिगत और अस्तित्व सब कुछ नष्ट करने पर तुला है। ना अपनी मर्जी का पहन सकती हूँ, ना दोस्त बना सकती हूँ, ना किसी से मिलजुल सकती हूँ। उसका भय सही होता लग रहा था। शादी के बाद वह उसको अपने माता पिता से भी मिलने नहीं देगा। तब वह क्या करेगी। वह खामोश बैठी सोच रही थी। उसने निर्णय लिया था वह देवांश से खुल करके बात करेगी, लेकिन यह समय वो ठीक नहीं है। देवांश को यह बताना बहुत आवश्यक था कि वह इस तरह से घुट घुट करके नहीं जीना चाहती। अगर उसे मंजूर नहीं है तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। रूपाली को अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। वह देवांश को समझती क्या है। वह देवांश को समझाएगी और वह समझ जाएगा। ऐसा सीधा इंसान तो लगता नहीं है और बहस या लड़ना झगड़ना वह नहीं कर सकती उसके साथ। लेकिन हर मुलाकात के बाद यह बात तो निश्चित होती जा रही थी, वह विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, उसने सोचा आज और बर्दाश्त कर लेती हूँ। सुबह पिताजी से जा कर के साफ शब्दों में सब कुछ बता दूंगी, फिर पिता जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेंगी। उसने देवांश की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। देवांश जब रूपाली के घर पहुंचा तभी चार और लोगों को बाहर खड़े देख करके हैरान रह गया। रूपाली को तैयार देख करके वह और आश्चर्य में पड़ गया। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जा कहाँ रही है। कार्यस्थल पर वे दोनों पहुंच गए थे, लेकिन उन चारों दोस्तों का अभी तक कोई अता पता नहीं था। देवांश और रूपाली ने अंदर प्रवेश किया तो रूपाली को देखते ही सुमन दौड़ती हुई आई। उत्साहित होकर के जोर से बोलने लगी, वाह कितनी सुंदर लग रही है तू, और तू अकेली आई है। वे चारों कहाँ रह गए। वे बेवकूफ़ पहुँचे नहीं होंगे तेरे घर। जतिन ने देर कर दी होगी। रूपाली बिना सुने सुमन की तरफ ही उत्साह से भरी बोले जा रही थी। तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। यही सिलवाई थी तूने बुटीक से। तेरी दीदी तैयार होकर के आ गई हैं। कहाँ हैं वे। मुझे देखना है एक बार कैसी लग रही हैं। देवांश आश्चर्य से दोनों सखियों को देख रहा था। लगातार दोनों बोल रही थी। सुन एक दूसरे की बात कोई भी नहीं रही थी। रूपाली को इतना उत्साहित देख करके उसे लगा कभी उससे भी वह इस तरह से प्रसन्नता से भरी बातें करेगी क्या। तभी सुमन की नज़र पास खड़े देवांश पर पड़ी और उसने रूपाली की तरफ आंखें तरेरते हुए इशारे से पूछा, यह कौन है। रूपाली एकदम से संजीदा हो गई और बोली, ये देवांश जी हैं मेरे मंगेतर। इस बार मुंह पर हाथ रख करके लगभग चीखते हुए और अपनी जगह पर कूदते हुए सुमन बोली, मंगेतर। और साली तूने मुझे बताया भी नहीं, तू कितनी बुरी है। देवांश की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी यह बहुत बदतमीज है। इतनी बड़ी बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं बताई। रूपाली अब बिल्कुल गंभीर हो गई थी। सुमन का हाथ पकड़ते हुए बोले, सब कुछ इतना अचानक हुआ, समय ही नहीं मिला तुझे बताने का। चल एक बार दीदी से मिल आते हैं। सुमन देवांश को पास में पड़े सोफे की तरफ इशारा करके बोली, आप बस 10 मिनट बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। इससे पहले देवांश कुछ बोलता हुआ रूपाली का हाथ खींच करके ले गई। उसे देवांश के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। रूपाली 10 मिनट में वापस आ गई। तब तक उसके चारों दोस्त भी आ गए थे। वे चारों रूपाली और देवांश के पास आकर के बैठ गए और प्रज्ञा बोली, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर चारों हंसी मजाक करते रहे और कुछ ला करके खाते रहे। रूपाली भी उनके साथ बड़ी सहजता के साथ हंस बोल रही थी। वे बिना किसी औपचारिकता के देवांश के साथ भी बात कर रहे थे। रूपाली सोच रही थी, अमन और जतिन
उसके बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी। फिर देवांश कैसे इस तरह की बात सोच सकता है? प्रज्ञा और रेखा मौका देख करके रूपाली के कान में फुसफुसा रही थी। प्रज्ञा धीरे से बोली, क्या बात है यार, उसकी नजर तुझ पर से हट ही नहीं रही है, कितनी एटसेंटिव से देख रहा है तुझे, बड़ा पसेसिव है। रेखा भी धीरे से कान में बोली, बहुत पैसे वाला लग रहा है, करता क्या है? रूपाली कैसे जवाब दे? उन दोनों के सवालों ने झड़ी लगा दी थी और देवांश की नजरें उस पर ही थी। तभी देवांश का फोन बज उठा और वह हेलो हेलो करता हुआ एक कोने में चला गया। उसके जाते ही चारों रूपाली पर ऐसे टूट पड़े जैसे बच्चे टीचर के कक्षा से बाहर जाते ही एक झुंड बना लेते हैं। जतिन मुंह बनाते हुए बोला, यार क्या चीज पकड़ी है तूने, बिल्कुल थानेदार टाइप है, तेरे पास आते हुए भी डर लगता था। अमन हंसते हुए बोला, सही कह रहा है भाई, लेकिन सॉलिड पार्टी लगती है, पैसे वाला लग रहा है, तेरी तो निकल पड़ी। रेखा बोली, वही तो पूछ रही हूँ, करता क्या है, डाका वाका डालता है क्या? अपने दोस्तों के बीच रूपाली की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। वह हंसते हुए बोली, तुम लोग खुद ही बोलते रहोगे, मुझे कुछ बोलने भी दो। देवांश का बिजनेस है, बहुत बड़ी फर्म है, एक पेट्रोल पंप भी है और मुझे पता नहीं और क्या करते हैं। जतिन कुछ सोचते हुए बोला, पूरा नाम क्या बताया था तूने? रूपाली जतिन के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, पूरा नाम बताया ही कहाँ है बेवकूफ, वे देवांश कपूर हैं। जतिन कुछ सोचते हुए बोला, यह जगदीश कपूर का बेटा तो नहीं है? कुछ साल पहले उसने आत्महत्या की थी, बड़ा शोर मचा था, चारों के कान खड़े हो गए। अमन बोला, तुझे कैसे मालूम है? जतिन इतराते हुए बोला, मेरे पापा वकील हैं, ऐसे किस्सों का जिक्र होता रहता है हमारे घर में। बहुत शोर मचा था, की थी आत्महत्या, लेकिन दिखाया गया था हार्ट अटैक। प्रज्ञा आश्चर्य से बोली, इतना पैसा होते हुए उन्हें आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जतिन गंभीरता से बोला, कारण तो पता नहीं, लेकिन पैसे वालों की भी परेशानियां कम नहीं होती हैं। इतने में देवांश को आता देख करके सब खामोश हो गए और खाने पीने में लग गए। रूपाली के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हो सकता है देवांश ने जिंदगी में इतनी कड़वाहट और संघर्ष देखा हो, इस कारण इतनी कठोरता आ गई हो उसके व्यवहार में। उसने निश्चय किया अपने पिता से विस्तार से इन सब मुद्दों पर बात करेगी, उन्हें तो हकीकत पता होगी, तब कोई निर्णय लिया जाएगा, शादी करनी है या नहीं करनी है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।